हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतिभा सिंह। आज हम पढ़ेंगे आदिकालीन साहित्य। इससे पहले भी मैंने आदिकाल से संबंधित 2 वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने ये बताया है कि आदिकाल का प्रारंभ कैसे हुआ, अर्थात आदिकाल का नामकरण किस प्रकार हुआ। इन सभी तथ्यों का संकलन मैंने आदिकाल के वीडियो भाग 1 और भाग 2 में संकलित किया है। अर्थात यह वीडियो आदिकाल से संबंधित तीसरा वीडियो है, जिसमें मैंने आदिकाल की प्रवृत्तियों को लिया है। अर्थात आदिकाल की प्रवृत्तियों को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि आदिकाल में किन किन प्रकार के तथ्य, कलाओं तथा संस्कृति आई थी, उनका चित्रण इसमें देखने को हमें मिलता है। आइए हम देखते हैं आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। आदिकालीन साहित्य की परिस्थितियाँ एवं प्रवृत्तियाँ। साहित्य मानव समाज के विविध भावों एवं नित्य नवीन रहने वाली चेतना की अभिव्यक्ति है। आदिकालीन साहित्य में जो प्रमुख विशेषताएं प्राप्त हुई हैं, वह युगीन परिस्थितियों से विकसित हुई हैं। अतः आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों से परिचित होने से पूर्व तत्कालीन राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थितियों का आकलन कर लेना चाहिए। हिंदी साहित्य का आदिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार संवत 1050 से 1375 अर्थात महाराजा भोज के समय से लेकर हामिर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। कुछ अन्य विद्वान यथा राम कुमार वर्मा ने इसका समय 8वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक स्वीकार किया है। इस काल की विभिन्न परिस्थितियों का संकलन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। आगे हम देखेंगे आदिकालीन प्रवृत्तियों में राजनीतिक परिस्थितियाँ। किस प्रकार आदिकाल में राजनीतिक परिस्थितियाँ थी, उसका चित्रण यहाँ पे देखेंगे हम। राजनीतिक दृष्टि से यह युद्ध और अशांति का काल था। राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 8वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक का यह कालखंड युद्ध, संघर्ष एवं अशांति से ग्रसित रहा। राजाओं में संकुचित राष्ट्रीयता थी। व्यापक रूप से समूचे भारत को एक राष्ट्र के रूप में नहीं देखा गया। अराजकता, गृह कलंक, विद्रोह एवं युद्ध के इस वातावरण में कवियों ने एक ओर तो तलवार पर गीत गाए, तो वहीं दूसरी ओर आध्यात्मिकता की प्रवृत्ति के कारण हठ योग, उद्देश्य वृत्ति एवं आध्यात्मिकता की बात कही गई। अब हम देखेंगे धार्मिक परिस्थितियां। इस काल में अनेक प्रकार के धार्मिक मतांतरों का अस्तित्व था। भारतीय धर्म साधन में उथल पुथल मची हुई थी। वैदिक एवं पौराणिक धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में भी इस काल में अपना प्रभाव जमाने के लिए प्रयासरत थे। राजपूत राजा अहिंसा मूलक जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म में विश्वास नहीं करते थे। वस्तुतः समस्त उत्तर भारत में धीरे धीरे शैव मत बौद्ध धर्म के प्रभाव को ग्रहण करता हुआ एक नए रूप नाथ संप्रदाय में विकसित हो रहा था। आदिकाल में धार्मिक दृष्टि से 3 संप्रदायों का विशेष अभाव परिलक्षित होता है। वह है सिद्ध संप्रदाय, नाथ संप्रदाय और जैन संप्रदाय। बौद्ध धर्म कालांतर में विकृत होकर ब्रजयान बन गया था। इस ब्रजयानियों को ही सिद्ध कहा जाता है। धर्म के वास्तविक आदर्श के स्थान पर आचार विहीनता, चमत्कार प्रदर्शन एवं भोग विलास को प्रमुखता मिल गई थी। सिद्ध साहित्य का प्रभाव निम्न वर्ग की अशिक्षित जनता पर अधिक था। वे तंत्र मंत्र, जादू टोना एवं चमत्कार प्रदर्शन द्वारा सामान्य जनता में अपना प्रभाव जमा रहे थे। विक्रमी 12वीं शताब्दी में बौद्ध सिद्धों की प्रक्रिया स्वरूप नाथ संप्रदाय का उदय हुआ। आपको ये याद रखना होगा कि नाथ संप्रदाय का उदय कब हुआ, तो वो 12वीं शताब्दी में हुआ।
नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो वो गोरखनाथ थे, ने इसी का प्रचार प्रसार किया। नाथ पंथ में योग पर विशेष बल दिया गया। साथ ही वर्ण व्यवस्था का विरोध एवं बाह्य आडंबरों का खंडन किया गया। जैन मुनि आध्यात्मिक तत्वों का निरूपण अपभ्रंश भाषा में कर रहे थे। स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल जैसे अनेक कवियों ने अपनी रचनाएं जैन राजाओं के संरक्षण में किया। अब हम देखेंगे कि पुष्पदंत की प्रमुख रचनाएं कौन सी थी। उनकी रचना थी पाउम चरियू। क्या थी? पाउम चरियू। और दूसरी थी रिठेमी चरियू। वहीं पुष्पदंत की जो रचना थी उसका नाम था महापुराण। क्या नाम था? महापुराण। और जसहर चरियू। धनपाल की रचना थी भविष्यत कहाँ। उसके आगे देखेंगे सामाजिक परिस्थितियाँ। राजनीतिक एवं धार्मिक परिस्थितियों के कारण जनता शासन तथा धर्म दोनों ओर से निराशित होती जा रही थी। सामान्य जनता अशिक्षित थी, जिसके कारणवश वह पूजा पाठ, तंत्र मंत्र और जाप करके लोग महामारी एवं युद्ध के संकटों को हटाना चाहते थे। ब्राह्मणों के प्रति पूज्य भाव में कमी आ गई थी तथा वर्ण व्यवस्था के प्रति लोगों के सम्मान नहीं रह गया था। निम्न समझी जाने वाली जातियों में ऐसे अनेक सिद्ध हो जाते थे जो वेद विरोधी थे। मतलब कि आदिकाल में वेदों का भी विरोध खुले रूप में हमें देखने को मिला है। आगे हम देखेंगे समाज में क्षत्रियों की प्राधान्यता थी। राजपूतों में शौर्य था, परंतु वे उसका उपयोग पारस्परिक स्पर्धा एवं संघर्ष में ही करते थे। वे वंश गौरव एवं अभिमान को लेकर गृह कलंक में ही उलझे रहते थे। समाज में स्त्रियों के प्रति पूज्य भाव नहीं था। वे मात्र भोग की वस्तु बनकर रह गई थी। अर्थात इसी काल में सती प्रथा इस काल का एक भयंकर कोण बन गया था। सती प्रथा वो किसने समाप्त किया था? तो वो करने का प्रयास किया था राजा राम मोहन राय ने। ठीक है। तत्कालीन भारत में स्वयंवर प्रथा भी थी, जो प्राय युद्ध के कारण बन गई थी। सुंदर राजकुमारियों से बलपूर्वक विवाह करने के लिए राजपूतों में युद्ध छिड़ जाना एक सामान्य सी बात हो गई थी। राजा और सामंत अंतर्मुखी रंगरेलियों में व्यस्त रहते थे। जीवन यापन के साधन दुर्लभ थे तथा निर्धनता, युद्ध, अशांति के कारण जनता सदैव आतंकित रहती थी। तत्कालीन रासो काव्य में समाज की इस हंसोमुख स्थिति का पूरा चित्रण उपलब्ध होता है। आगे हम देखेंगे साहित्यिक परिस्थितियाँ। साहित्यिक परिस्थितियों में है आदिकाल में साहित्य रचना की 3 धाराएं बह रही थीं। कितनी प्रकार की? 3 धाराएं, जो एक ओर परंपरागत सांस्कृतिक साहित्य की रचना हो रही थी, तो वहीं दूसरी ओर प्राकृतिक अपभ्रंश भाषा में प्रबुद्ध साहित्य का सृजन जैन कवियों के द्वारा किया जा रहा था। किसके द्वारा? तो जैन कवियों के द्वारा किया जा रहा था। तीसरी धारा थी हिंदी में लिखे जाने वाले साहित्य की थी। इस काल में संस्कृत साहित्य के अंतर्गत पुराणों एवं स्मृतियों पर टीकाएं लिखी गई थी तथा ज्योतिष, काव्यशास्त्र पर अनेक मौलिक ग्रंथों की रचना की गई। 9वीं से 12वीं शताब्दी तक कन्नौज एवं कश्मीर सांस्कृतिक साहित्य के क्षेत्र में मौलिक साहित्य केंद्र में रहा। आनंदवर्धन, राजशेखर, विश्वनाथ, भवभूत, श्रीहर्ष जैसी प्रतिभाएं इस युग की ही देन हैं। इस काल में अपभ्रंश प्रमुखता धर्म की भाषा बन गई थी। जैन कवियों ने गुजरात में रहकर अनेक पुराणों को अपभ्रंश में नए रूप में प्रस्तुत किया। स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, हेमचंद जैसे जैन कवियों ने जो साहित्य प्रस्तुत किया वह अपने मौलिकता एवं साहित्य के कारण उच्च कोटि का है।
अब हम यहाँ पे देखेंगे कि राजशेखर और आनंदवर्धन विश्वनाथ की कौन कौन सी रचनाएं हैं, जिससे आपको इनकी रचनाएं भी याद हो जाएंगी। तो आनंदवर्धन का प्रसिद्ध रचना है वो है ध्वन्यालोक, और आनंदवर्धन का जो समय सीमा है वो क्या है, वो है 9वीं शताब्दी। वहीं जो राजशेखर की रचना है वो है कर्पूर मंजरी। क्या नाम है? कर्पूर मंजरी। विश्वनाथ की रचना है साहित्य दर्पण। क्या नाम है? साहित्य दर्पण। अर्थात विश्वनाथ की जो समय सीमा है वो है 14वीं शताब्दी। और भवभूत की रचना है उत्तर रामचरित, महावीर चरित, मालती माधव। वहीं श्री हर्ष की जो रचना है उसका नाम है नैषध चरितम। आगे हम देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का महत्वपूर्ण कथन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, उस समय जो भाट या चारण किसी राजा के पराक्रम, विजय, शत्रु कन्या के हरण का अतिशयोक्तिपूर्ण आलाप किया करते या रण क्षेत्र में जाकर वीरों के हृदय में उत्साह की उमंग भरा करते, वही कवि सम्मान पाते थे। निरंतर युद्ध के लिए प्रोत्साहित करने वाला एक वर्ग की आवश्यकता थी। इसी प्रकार चारण श्रेणी के कवि थे। यह कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में 1 से 2 बार पूछा जा चुका है। अब हम आगे देखेंगे सांस्कृतिक परिस्थितियाँ जो हैं वो है सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत सांस्कृतिक दृष्टि से अपने शिखर पर था। हिंदू धर्म सांस्कृतिक राष्ट्रीय व्यापक एकता का आधार थी, किंतु कालांतर में मुस्लिम आक्रमणकारियों के आगमन से भारत मुसलमान संस्कृति से प्रभावित होता गया। आक्रमणकारियों ने अपने संकीर्ण दृष्टिकोण एवं धर्म की भावनाओं से प्रेरित होकर भारतीय संस्कृति के मूल केंद्र मंदिर, विश्वविद्यालय को नष्ट करने का पूरा प्रयास किया। प्रसिद्ध इतिहासकार अल्बर रूनी के अनुसार हिंदू काल के अत्यंत उच्च स्थान पर पहुंच चुके थे। मुसलमान जब उनके मंदिर आदि को देखते हैं तो वह आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि वह ना तो इसका वर्णन कर सकते हैं और ना ही वैसा निर्माण कर सकते हैं। संपूर्ण भारत में ऐसे अनेक मंदिरों का निर्माण आदिकाल में हुआ है। अर्थात संगीत के क्षेत्र में दोनों संस्कृतियों ने परस्पर आदान प्रदान पर्याप्त मात्रा में किया है। गायन, वादन और नृत्य में मुस्लिम प्रभाव पड़ रहा था तथा अनेक वाद्य यंत्र सारंगी तबला से हिंदू परिचित हो रहे थे। आदिकालीन भारतीय संस्कृति निश्चित रूप से हर्षोन्मुख थी। अर्थात हमें ये पता चलता है कि आदिकाल में ही मुस्लिमों को जब आगमन हुआ उस समय ही हिंदू उनके वाद्य यंत्रों से परिचित हुए थे। आगे हम देखेंगे आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। इस काल में प्रमुख रूप से रासो साहित्य की रचना हुई। अतः आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियाँ रासो साहित्य की प्रवृत्तियाँ ही मानी जा सकती हैं। आदिकालीन जैन साहित्य अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है। तो हमें ये ध्यान रखना हो कि आदिकालीन जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया है, तो वो अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है। अतः इसे आधारभूत सामग्री के रूप में हम ग्रहण नहीं कर सके, तथापि इसका मूल रूप आदिकाल में ही रचा गया, यह प्रमाणित हो चुका है। अतः रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों को ही आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां कहना समीचीन प्रतीत होता है। इन ग्रंथों में पाई जाने वाली समान प्रवृत्तियों का विवेचन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। अब हम देखेंगे ऐतिहासिकता का अभाव। रासो साहित्य के चारित्रिक नायक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, किंतु इन काव्य ग्रंथों में ऐतिहासिकता की रक्षा नहीं की गई है। वस्तुतः इन ग्रंथों में तथ्य कम, कल्पना अधिक है। क्या तथ्यों का संकलन कम है इन ग्रंथों में आदिकालीन के, और कल्पना की समाहार शक्ति ज़्यादा है। परिणामतः अनेक ऐतिहासिक भ्रांतियाँ उत्पन्न होती हैं। इन ग्रंथों के रचनाओं ने
में जो वर्णन किए हैं वह तत्कालीन इतिहास से मेल नहीं खाता है। घटनाओं, नामावली, तिथि का जो विवरण रासो काव्य में उपलब्ध होता है वह इतिहास में कहीं नहीं मेल खाता है। ऐतिहासिक चरित्रों, नायकों को लेकर लिखे गए काव्य ग्रंथों में जिस सावधानी की अपेक्षा की जाती है उससे ये नितांत विमुख रहे हैं। इन ग्रंथों से किसी ऐतिहासिक तथ्य या सत्य का उद्घाटन नहीं होता है। इतिहास में अतिशयोक्ति से बचा जाता है, जबकि चारण कवियों ने अतिशयोक्ति को प्रमुखता देते हुए काल्पनिक वर्णन किया है। यही कारण है कि इन ग्रंथों में ऐतिहासिकता का अभाव है। आगे हम देखेंगे युद्धों में सजीवता। रासो साहित्य में किए गए युद्ध वर्णन सजीव प्रतीत होते हैं, मतलब जीवांत। इन ग्रंथों में जहाँ जहाँ युद्ध वर्णन की प्रसंग है वहाँ वहाँ ऐसा प्रतीत होता है जैसे कवि युद्धों का आंखों देखा हाल सुना रहा है। चारण कवि कलम के ही नहीं तलवार के भी धनी थे। अतः अवसर पड़ने पर अपने अपने आश्रयदाताओं के साथ रण क्षेत्र में जाकर तलवारबाजी भी किया करते थे। युद्ध के दृश्यों को उन्होंने अपनी आंखों से देखा था तथा युद्ध वर्णन में जो कुछ भी कहा गया वह उनकी अपनी वास्तविक अनुभूति थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, देश पर सब ओर से आक्रमण की संभावना थी। निरंतर युद्ध के लिए प्रोत्साहित करने को भी एक वर्ग आवश्यक हो गया था। चारण इसी श्रेणी के लोग थे। उनका कार्य ही था कि हर प्रसंग में आश्रयदाताओं की प्रशंसा का वर्णन करना। पृथ्वीराज रासो अपने युद्ध वर्णन के कारण ही एक सशक्त रचना मानी जाती है। यह कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे हम देखेंगे प्रामाणिकता में संदेह। आदिकाल के अधिकांश रासो कवियों की प्रामाणिकता संदिग्ध है। पृथ्वीराज रासो जो इस काल की प्रमुख रचना बताई गई है अभी अप्रामाणिक मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। इस प्रकार खुमान रासो की और परमार रासो की प्रामाणिकता में भी संदेह है। मूल कवि की रचनाओं में अन्य लोगों ने जब और कितना अंश जोड़ दिया इसका निर्णय कर पाना कठिन है। अब हम देखेंगे वीरता एवं श्रृंगार रस की प्रधानता। रासो ग्रंथ में यद्यपि सभी रसों का समावेश है तथापि वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता इनमें परिलक्षित होती है। युद्ध का वर्णन होने से वीर रस की योजना इसमें अन्यास ही हो गई है। वीरों के मनोभाव एवं अदम्य उत्साह का जैसे हृदय ग्रहित वर्णन रासो काव्य में किया गया है वैसे अन्यत्र दुर्लभ है। पृथ्वीराज रासो में ऐसे अनेक मर्म स्पर्श स्थान है जहाँ वीर रस का पूर्ण परिपाक हुआ है। आश्रयदाताओं की प्रशंसा। रासो ग्रंथ के रचयिता चारण कहे जाते हैं। रासो ग्रंथ के रचयिता क्या कहे जाते हैं? चारण कहे जाते हैं। और अपने आश्रयदाताओं राजाओं की प्रशंसा में काव्य रचना करना अपना परम कर्तव्य मानते थे। अपने चरित्र नायक की श्रेष्ठता एवं प्रतिपक्ष राजा की हीनता का वर्णन अतिशयोक्ति में करना इन चारण कवियों की प्रमुख विशेषता कही जा सकती है। दरबारी कवि होने के कारण इन कवियों ने आश्रयदाताओं की शौर्य, यश, वैभव की कल्पना की अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। संकुचित राष्ट्रीयता। इस काल में वीरता का वर्णन तो बहुत हुआ परंतु स्वदेशीभिमान एवं राष्ट्रीयता की भावना का अभाव है। उस समय देश खंड खंड राज्यों में विभक्त था
और इन छोटे छोटे राज्यों के शासक परस्पर कलह संघर्ष में रते रहते थे। वे 10-20 गांव के छोटे से राज्य को ही राष्ट्र समझते थे। अतः उनमें संपूर्ण भारत को एक राष्ट्र के रूप में देखने की भावना का अभाव था। परिणामतः विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध संगठित होकर युद्ध करने में वो कभी सफल नहीं हुए। आगे हम देखेंगे कल्पना की प्रचुरता। चारण कवियों की रचनाएं तथ्यपरक ना होकर कल्पना प्रधान हैं। ऐतिहासिक पात्र तो इन रचनाओं में हैं, पर इतिहास नाम मात्र का ही है। कवियों ने कल्पना का सहारा लेते हुए घटनाएं, नामावली एवं तिथियों तक की कल्पना कर ली है। वस्तुतः इन रासो काव्यों में संभावना और कल्पना पर अधिक बल दिया गया है, तथ्यों पर कम। अपने आशयदाताओं की वीरता का काल्पनिक वर्णन करने में इन्होंने अतिशयोक्ति का सहारा लिया है और इसी क्रम में इतिहास सत्य की अवहेलना भी कर दी है। इन वीर गाथाओं को इस कारण से काल्पनिक कथा युक्त रचना कहना अधिक तर्कसंगत प्रतीत होता है। विविध छंदों का प्रयोग। रासो ग्रंथ में छंदों की विविधता परिलक्षित होती है। छंदों की यह विविधता हिंदी के ना तो परिवर्तित साहित्य में मिलती है और ना ही पूर्ववर्तित साहित्य में। पृथ्वीराज रासों में अनेक छंदों का प्रयोग हुआ है, यथा दोहा, गाथा, तोमर, त्रोटक, रोला, उल्लाला, कुंडलिया। यह छंद परिवर्तन मात्र कलात्मक या चमत्कार प्रदर्शन के लिए न होकर भाव प्रकाशन के लिए किया गया है। छंदों की विविधता के कारण ही चंद बरदाई को छंदों का सम्राट और उनकी रचना पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजब घर कहा जाता है। आपने परीक्षा में अक्सर देखा होगा कि ये प्रश्न पूछा गया है कि छंदों का अजब घर किस रचना को कहा जाता है, तो वो है पृथ्वीराज रासो। अर्थात छंदों का सम्राट किसे कहा जाता है, तो वो है चंद बरदाई। आगे देखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो के छंदों की विशेषता पर प्रकाश डालते हुए लिखा है, रासो के छंद जब बदलते हैं तो श्रोता के चित्त में प्रसंगानुकूल नवीन कंपन उत्पन्न होता है। ये कथन महत्वपूर्ण है। आगे हम देखेंगे डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग। आदिकालीन रासो साहित्य में जिस भाषा का प्रयोग किया गया है वो आधुनिक हिंदी से बहुत भिन्न है। अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा के जिस मिले जुले रूप का प्रयोग चारण कवियों ने रासो ग्रंथ में किया है उसे डिंगल नाम दिया गया है। किसका प्रयोग किया है? अपभ्रंश एवं राजस्थानी भाषा। अपभ्रंश एवं राजस्थानी भाषा के मिले जुले प्रयोग को हम डिंगल कहते हैं। इसी प्रकार तत्कालीन अपभ्रंश एवं ब्रज भाषा के मेल से, अपभ्रंश और ब्रज भाषा के मेल से बनी भाषा को हम पिंगल कहा जाता है, जिसका प्रयोग इन ग्रंथों में किया गया है। वीर रस के भावों को व्यक्त करने की अनुभूत क्षमता डिंगल पिंगल भाषा में विद्यमान है। अलंकारों का स्वाभाविक समावेश। रासो साहित्य में अलंकार का स्वाभाविक समावेश हुआ है। चारण कवियों ने अपने भावों को व्यक्त करने के लिए अलंकारों का सहारा लिया है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा जैसे अलंकारों का हृदय ग्रहित चित्रण इन ग्रंथों में हमें देखने को मिलता है। तथापि अनुप्रास, वक्रोक्ति, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति जैसे अलंकारों की प्रधानता रासो साहित्य में रही है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि आदिकालीन रासो साहित्य की प्रवृत्तियां तदयुगीन परिस्थितियों की देन है। जहाँ तक चारण कवियों की काव्य प्रतिभा का प्रश्न है, वह अपने में बेजोड़ है। कथा प्रसंगों की योजना, वर्णात्मक, भाव व्यंजना, रस योजना आदि दृष्टि से रासो साहित्य अनुपम कहा जा सकता है। थैंक यू।